तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, तो ये है आपका एक नया दिन और आज हम शुरू आपका करने वाले हैं एथिक्स का पेपर आपका डिस्कस। और एथिक्स को हम प्रॉपर तरीके से आपका करने वाले हैं आगे आपके 12-13 दिनों में प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से आपको स्मार्ट तरीके से आपका जो एथिक्स का पेपर है 200 नंबर का, इसे आपको कवर करना है। ठीक है, तो अभी जिनका प्री हो गया उनको बधाई, जिनका नहीं हुआ वो डिमोटिवेट ना हो अपनी कमियों को सुधारें और अच्छे से अपने अगले अटैम्प्ट की वो तैयारी करें। ठीक है, अब जो मेंस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हम जब नीति शास्त्र की बात करते हैं तो एक आपका एथिक्स हम इसे बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको नीति शास्त्र के बारे में पढ़ना पड़ता है, सत्यनिष्ठा के बारे में पढ़ना पड़ता है, आपकी अभिरुचि आपकी होगी, इन सब चीज़ के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। अब इसके कुछ अलग अलग यूनिट है, उसे शुरू करने से पहले हम ये देखो आप इसमें क्या बोल रहा है। इसमें साफ बोल रहा है आपके कि इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न आपके शामिल होंगे जिन प्रश्नों के माध्यम से आपका जो सार्वजनिक जीवन है उसमें जो उम्मीदवार है उसकी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उसकी अभिवृत्ति कैसी है, उसके दृष्टिकोण है, उसके आचार व्यवहार है और विभिन्न मुद्दों से सामने आने वाली जो समस्याएं हैं उनको समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति कैसी है, उनका जो है एक एग्जामिन करना है। और इन आयामों की बात कर रहे हैं, इन आयामों का निर्धारण करने के लिए क्या है, प्रश्न पत्रों में आप है किसी मामले में आपको जो केस स्टडी का माध्यम भी चुना जा सकता है। ठीक है, तो इसमें केस स्टडी भी आपको देखनी पड़ेगी। अब इसके यूनिट फर्स्ट में हम जो आपका ये बोल रहे हैं कि नीति शास्त्र और मानवीय से संबंध, इसमें हमें क्या है कि आपका नीति शास्त्र को पढ़ना है, उसके सार तत्व क्या है वो पढ़ना है, इसके निर्धारक आपके तत्व कौन से वो पढ़ने हैं, परिणाम पढ़ने हैं, आयाम क्या है वो पढ़ने हैं, और आपका जो क्या है जो मूल्य को हमें पढ़ना है कि मानवीय मूल्य होते क्या है। मान्य मूल्य के बाद कि उन मूल्यों से जो है आपका महान नेता वगैरह हो गए, सुधारक आपके हो गए, प्रशासक हो गए, उनके जीवन और उनके उपदेशों से हमें क्या शिक्षा मिल रही है। और उसके बाद जो मूल्य विकसित करने में परिवार की क्या भूमिका है भाई, समाज की क्या भूमिका है और शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका आपको देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपकी फर्स्ट यूनिट आपकी इसे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप आगे बढ़ते जाओगे तब आपकी बाकी जो यूनिट हैं आपकी अभिवृत्ति आपका हो गया, आपका जो अभिरुचि आपका हो गया, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस आपका हो गया, उन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें जो शुरुआत करना है आपका है नीति शास्त्र से शुरू करना है। ठीक है, तो उसे देखना है हमें कि नीति शास्त्र आपका होता क्या है बेसिकली भाई। तो मैंने दो परिभाषाएं यहाँ पे अलग लिखी है, हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो नीति शास्त्र को मतलब इस तरीके से समझो कि नीति शास्त्र एक ऐसा विषय है आपका। ठीक है, ठीक है, नीति शास्त्र में इस तरीके से समझो, मैं समझूम करता हूँ। ठीक है, आपको दिख जाएगा। तो नीति शास्त्र की हम जब बात करते हैं एथिक्स की, तो ऐसा ये सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, ये ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें क्या है, जिसमें जो नैतिक मूल्य आपके होते हैं ना, तो वो मूल्य आपका जैसे आपका ईमानदारी हो गई, सत्यनिष्ठा आपकी हो गई, जवाबदेही आपकी हो गई। ठीक है, तो ये आपके जो मूल्य होते हैं उनका हमें अध्ययन करते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो नीति शास्त्र आपका एक ऐसा विषय है जिसमें नैतिक मूल्यों का अध्ययन किया जाता है भाई, और साथ ही उन तरीकों का भी अध्ययन करना पड़ता है जिसके तहत जो आपका कि किसी कार्य को नैतिक बनाया जा सके। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि नीति शास्त्र आपका वो विषय है जिसके अंतर्गत जो नैतिक मूल्यों का हमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, और साथ ही हम ऐसे विभिन्न तरीकों का अध्ययन भी हम करते हैं जिसके तहत जो किसी कार्य विशेष आपका हो गया उसे नैतिक बनाया जा सके। समझ गए। और नीति शास्त्र का जब अध्ययन जो आपका है इसी विषय की अलग अलग जो आपकी शाखाएं वगैरह होती है उनके अंतर्गत हम करते हैं। ठीक है, और जो आपका विभिन्न आयामों का निर्माण करते हैं, अभी हम नीचे वो दिखेंगे। ठीक है, तो नीति शास्त्र से आपको जब पूछा जाए कि नीति शास्त्र वाला आपका है क्या भाई, नीति शास्त्र। ठीक है, तो आप ये देखो नीति शास्त्र की जब बात कर रहा है तो नीति शास्त्र से आप यहाँ से समझो। ठीक है, ठीक है, कि भाई नीति शास्त्र भाई क्या है, वो अध्ययन की एक ऐसी विधा है आपकी जो किसी भी मानव समाज की जो लोक व्यवहार आपके हो गए, जो रीति रिवाज आपके हो गए, उनका अध्ययन करती है, यानी कि बेसिकली मूल्यों का अध्ययन करती है। और समाज के आपके जो रीति रिवाज आपके हो गए, जो लोक व्यवहार आपके जो हो गए, वो प्राय आपके सामाजिक परंपराओं पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो नीति शास्त्र को आपको इसी तरीके से आपको थोड़ा समझना है। ठीक है, इसके अलावा नीति शास्त्र आपके जो मानव जीवन के लिए उचित और अनुचित। ठीक है, तो नीति शास्त्र आपने पढ़ा है तो आपके जो मानव जीवन के लिए कौन सा उचित मूल्य कौन सा है या फिर अनुचित चीज कौन सी है, उनके बीच आपको एक अंतर समझाने में आपकी बहुत मदद करता है। ठीक है, तो वही जो नैतिक मूल्य आपके होते हैं, चाहे व्यक्तिगत जीवन के हों चाहे आपके सामाजिक जीवन के हों, उनके सिद्धांतों का अध्ययन भी वो करता है। तो बेसिकली जब आपको पूछा जाए कि आप एथिक्स से क्या समझते हो, आपका सवाल आ गया कि नीति शास्त्र क्या है, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि नीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें आपके नैतिक मूल्यों का अध्ययन किया जाता है।
ठीक है। और साथ ही उन तरीकों का अध्ययन किया जाता है जिनके तहत आप किसी कार्य को नैतिक बनाया जा सके। बस इतना आपको एक छोटी सी परिभाषा नीति शास्त्र के संबंध में आपको याद करनी है, इसको आपको रट देनी है, ठीक है। अब नीति शास्त्र की ये तो आपका हो गया। अब पहला हमने नीति शास्त्र आपका देख लिया भाई, यहाँ पे देख लिया, ये देखो यहाँ पे था, ये देख लिया। अब नीति शास्त्र आप समझ गए भाई नीति शास्त्र है क्या। तो आपके माइंड में डालना है कि नीति शास्त्र मतलब आप समझिए कि वो क्या है। वो जो आपके नैतिक मूल्य आपके होते हैं, नैतिक मूल्य हम आगे भी देखेंगे नैतिक मूल्य क्या होते हैं। तो आप इतना समझो कि जो नैतिक मूल्य होते हैं उनका अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है तो नीति शास्त्र आपका वही कहलाता है, ठीक है। और साथ ही उन तरीकों का अध्ययन किया जाता है जिसके तहत जो आपके किसी कार्य को नैतिक बनाया जा सके। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो परिभाषा हमने देख ली भाई, ठीक है। अब सार देखने से पहले आप आयाम देखो कि नीति शास्त्र के टाइप हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको 4 आयाम आपको देखने को मिलते हैं। एक आपका होता है मेटा एथिक्स, उसे हम बोलते हैं अधिनीति शास्त्र, ठीक है। मेटा एथिक्स इसे आपका बोलते हैं अधिनीति शास्त्र। एक होता है आपका नॉर्मेटिव, इसमें आपका होता है मानकीय आपका नीति शास्त्र आपका हो गया। एक आपका हो गया वाक्यात्मक नीति शास्त्र और एक आपका हो गया व्यावहारिक नीति शास्त्र। इन 4 को आपको याद करना है, ठीक है। मेटा आपका हो गया अधिनीति शास्त्र, मानकीय नीति शास्त्र, नीति शास्त्र आपका वाक्यात्मक वाला हो गया और चौथा आपका हो जाएगा व्यावहारिक, यानी कि आप निजी जीवन में उसे जो व्यावहारिक नीति शास्त्र आपका आ जाएगा, ठीक है। अब जो आपका अधिनीति शास्त्र है तो ये क्या है आपका, इसके अंतर्गत जो आपका हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं कि भाई जो नैतिकता है तो नैतिकता क्यों सही है, क्यों आवश्यक है जीवन में, ठीक है। तो भाई वो नैतिक से आपकी जो नैतिकता है वो क्यों आवश्यक है, क्यों होनी चाहिए, उन किस अपने जीवन में क्यों आवश्यक है, क्यों उसे अपनाना चाहिए। तो इन सब का जो में अभी विश्लेषण हमें किया जाता है जिन क्षेत्र में आपका, वो आपका हो जाता है अधिनीति शास्त्र। तो परिभाषा आप किस तरीके से लिखोगे कि यानी अधिनीति शास्त्र आपकी नीति शास्त्र की ऐसी विधा है जिसके अंतर्गत नैतिकता क्यों जरूरी है, नैतिकता क्यों आवश्यक है, नैतिकता क्यों सही है, क्यों गलत है, इन सभी संबंधों का विश्लेषण आदि किया जाता है। वो आपका हो जाएगा अधिनीति शास्त्र। तो अधिनीति शास्त्र के बारे में सिर्फ आपको इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी परिभाषा कि अधिनीति शास्त्र के अंतर्गत जो मेटा आपका जो एथिक्स है उसके अंतर्गत हमें ये जानना होता है कि जो नैतिकता क्यों सही है भाई, क्यों आवश्यक है, इतना जानना है, बाकी कुछ नहीं। अगला आपका मानकीय नीति शास्त्र। अब इसमें है कि लोगों के हमें इसमें एक्शन देखना है मानकीय नीति शास्त्र में कि लोग जो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो वो नैतिक है या नहीं है मूल रूप से। तो मानकीय हमें ये जांचना पड़ता है कि जो लोग कार्य कर रहे हैं किसी भी कार्य को, उसमें इसके अंतर्गत में देखना होता है, ठीक है। तो उसमें जो उसके एक्शन वगैरह होते हैं कि वो नैतिक रूप से वो नैतिक है या नहीं है, मानकीय हमें वो देखना पड़ता है। अब इसमें आपके 3 तरीकों को आपको देखना पड़ता है मानकीय में। एक आपका होता है नियमवादी, एक आपका होता है प्रयोजनवादी, अब एक आपका हो गया सद्गुणवादी। समझिए ना, नियमवादी, प्रयोजनवादी और सद्गुणवादी। अब जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि नियमवादी वाले जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि अगर आपको कोई कार्य वगैरह करना है तो वो कार्य करने के लिए आपका जो साधन है, कार्य करने का जो तरीका है वो प्रमुख जरूरी है, यानी कि वो नैतिक होना जरूरी है। उसका जो रिजल्ट नैतिक निकले या ना निकले वो जरूरी नहीं। तो यानी ये बोल रहे हैं जो कार्य का आपका सिर्फ जो नियम है वो नैतिक होना चाहिए, आपका जो रिजल्ट वो आपका नैतिक नहीं होना चाहिए। तो जो नियमवादी होंगे वो सिर्फ साधन और जो तरीका होता है उसको नैतिक मानते हैं, जी आपको ध्यान रखना है। फिर एक होता है प्रयोजनवादी, इसमें ये बोलते हैं कि इसमें साध्य पर प्रमुख माना जाता है कि इसमें जो आपका नैतिक होना चाहिए, आपका जो अंतिम आपका जो रिजल्ट है, आपका जो साध्य है वो बेसिकली वो आपका नैतिक होना चाहिए, ना कि आप चाहे तरीके आप चाहे अनैतिक क्यों ना अपना रहे हो। तो प्रयोजन में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। नियमवादी कह रहे हैं कि भाई जो नियम आपका नैतिक होना चाहिए, साध्य भले नैतिक ना हो, साधन नैतिक होना चाहिए। प्रयोजन वाले बोल रहे हैं कि भाई नहीं, जो आपके चाहे साधन आपका नैतिक हो ना हो, लेकिन आपका जो प्रयोजन है, आपका जो साध्य है वो आपका नैतिक होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। सद्गुणवादी क्या बोल रहे हैं भाई, अब सद्गुणवादी जो बोलते हैं वो बोलते हैं भाई इसके तहत ना है आपका जो साध्य, ना आपका जो रिजल्ट है, ना आपका जो प्रयोजन है और ना आपका साधन, ठीक है। तो दोनों आपका नहीं है, वो नैतिक नहीं है, मतलब उसे आपका नहीं माना जाएगा, वो चाहे कितने भी हो। आपका जो सिर्फ व्यक्ति का चरित्र प्रमुख है, अगर व्यक्ति प्रमुख है, उसका जो चरित्र आपका नैतिक है, तो उसने चाहे कैसा भी काम किया हो, कैसे उसका रिजल्ट आया हो, वो हमेशा नैतिक ही निकलेगा। तो सद्गुणवादी जो बोलते हैं वो आपके जो व्यक्ति होते हैं, जो वो करने वाला जो आपका हो गया ना, जो उसके चरित्र पे फोकस करते हैं, उससे वो नैतिक बेसिकली मानते हैं, ठीक है। ये इतना आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। मीटा समझ गए। अधिनीति शास्त्र क्या है, इसमें जो है नैतिकता क्यों सही है,
हमें वो क्यों आवश्यक है जीवन में, इन सब का विश्लेषण करना है। मानकीय में क्या है, इसमें जो एक्शन आपको लोगों को देखने कि लोग जो कार्य आपको जो कर रहे हैं वो नैतिक है या किसी का नैतिक है या नहीं, इस बात का हमें बातें हमें चर्चा करनी होती है जी, हमें देखना पड़ता है। इसमें आप 3 तरीके को देखते हो, नियमवादी, प्रयोजनवादी और सद्गुणवादी। नियमवादी में आपके भाई साधन को आपको नैतिक माना गया है, प्रयोजन में आपके साध्य को नैतिक माना गया है, और सद्गुणवादी में आपको ये बोला है कि जो व्यक्ति का चरित्र है वो इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसमें नियम को इंपॉर्टेंस दिया गया है, इसमें आपका जो साध्य है उसे इंपॉर्टेंस दिया गया है, और इसमें व्यक्ति के चरित्र को इंपॉर्टेंस दिया गया है। इस तरीके से आपको समझना है। अब जो व्याख्यात्मक नीति शास्त्र है ये क्या है भाई, तो इसमें क्या करना पड़ता है कि जो अलग अलग संस्कृति है हमारे, संस्कृति मतलब अलग अलग क्षेत्र है, उनके जो नैतिक मूल्य हैं उनकी आपस में व्याख्या हमें करनी पड़ती है। अब क्षेत्र हमें अलग हो गया, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र के जो आपके वो होते हैं कल जो आपके नैतिक मूल्य होते हैं बेसिकली, उन्हें हमें डिस्कस यहाँ पे करना पड़ता है व्याख्यात्मक, चाहे आपका किसी भी हो, अलग अलग रीजन के हो, ठीक है। फिर अगला आपका आता है व्यवहारिक नीति शास्त्र। वो आपका क्या है, तो इसमें हमें जो व्यवहार में जो अपनाते हैं, चाहे वो डॉक्टर वगैरह हो गया, जो मीडिया वगैरह हो गया, जो कॉरपोरेशन आपका हो गया, वो किस तरीके से व्यवहारिक रूप से उन्हें अपनाते हैं नीति शास्त्र को, उसमें हमें उसे यहाँ पे अपनाना पड़ता है, ठीक है। एक मिनट बैठ डाउन होकर थोड़ा सा लगा दो, ठीक है। तो हमने मेटा देखा, नॉर्मेटिव देखा, मानकीय देखा, और फिर हम व्याख्यात्मक की बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसको आप इसी तरीके से हमने बोला कि इसमें जो आपके अलग संस्कृति आपका हो गया, अलग क्षेत्र के आपके हो गए, उनके जो नैतिक मूल्य हैं उनकी व्याख्या करना है, बेसिकली उनको समझना है कि वहाँ किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। फिर चौथा आपका व्यवहारिक वाला, यानी कि इसे अब व्यवहार में अपनाने की बात है कि वह नैतिक मूल्य व्यवहार में अपनाए जा रहे हैं। क्या डॉक्टर के क्षेत्र में, क्या कॉर्पोरेशन के क्षेत्र में, क्या मीडिया में झूठ बोलना जो एक नैतिक मूल्य नहीं है, झूठ बोलना यहाँ वो लागू होता है नहीं होता है, तो यहाँ किस तरीके से काम करता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा आपको अलग अलग क्षेत्रों में आपको थोड़ा देखना पड़ता है। अब इसे और आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने ये यहाँ पे तैयार कर रखा आपको, ठीक है, यहाँ पे तैयार किया है, उसे हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ठीक है। तो इसे अब ऐसे समझो, जो हमने इसके आयाम देखे ना, तो ये नीति शास्त्र के आयाम है, ठीक है, आयाम नीति शास्त्र के। तो अधि नीति शास्त्र वही जो मेटा एथिक्स की हमने बात की, तो ये वही बोला कि अधि नीति शास्त्र जो नीति शास्त्र का एक मूल स्वभाव की बात करता है, जो नैतिक शब्द उसके होते हैं उनके अर्थ विचार करता है, और इस बात का अध्ययन करता है कि सही क्या है और गलत का अर्थ क्या है, ठीक है। और ये एक तरह से आप देखोगे तो भाषा और ज्ञान का अध्ययन है जो नैतिकता से आपका जुड़ा हुआ है। अब इसे हम समझो किस तरीके से कि हम बोल सकते हैं कि नीति शास्त्र का एक हिसाब से एक व्याकरण है। तो ये पूछता क्या है कि क्या नैतिकता वास्तव में मौजूद है भाई, या सिर्फ हमारी भावनाएं हैं। जब मैं कहता हूँ कि चोरी करना गलत है, तो इस गलत का असल मतलब होता क्या है, क्या सिर्फ एक तथ्य की बात है या सिर्फ मेरी एक राय है। तो इन सब चीज़ों के बारे में वो बातें होती हैं, वो हम जो मेटा एथिक्स आपकी होती है इस पर हम उसको डिस्कस करते हैं। अब एग्जाम्पल में देख सकते हो, तो क्या नैतिक जो आपका है सत्य सार्वभौमिक होते हैं, क्या हम भगवान की वजह से नैतिक हैं या तर्क की वजह से नैतिक है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो हम डिस्कस करते हैं, जिन बार जब हम पढ़ते हैं, वो आपका जो मेटा एथिक्स है उसके अंतर्गत रखते हैं। फिर आपका आता है मानकीय वाला, जो नॉर्मेटिव आपका होता है। अब ये क्या है, अब मानकीय नीति शास्त्र आपका वही है, अब ये नियम और जो मानक है वो बनाता है भाई, और ये हमें बताता है कि जो आप हमें जो नैतिक रूप से कैसा व्यवहार करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। और इसका मुख्य उद्देश्य यही जानना होता है कि नैतिक रूप से जो कार्य है वो सही कार्य क्या है, मतलब, ठीक है। अब इसके अभी हम जो आगे 4 जो आपका था वो इस हम समझेंगे एग्जाम्पल जो उसके आपके वर्गीकरण था, ठीक है। अब बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये हमें एक दिशा निर्देश देता है जो हमें सही और गलत हमें अंतर हम करने में हमें हमारी मदद करता है। अब एग्जाम्पल की हम बात करूँ तो इसकी आपकी 3 आपके जो वो थे टाइप कि जो हमने एक बोला था कि भाई एक तो आपका साधन वाला हो गया था, ठीक है, एक आपका साध्य वाला हो गया था, और एक आपका व्यक्ति का चरित्र हो गया। तो साधन वाला इसमें अलग लिखा है, कर्तव्य वाला लिखा है, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है, मतलब जैसे कानून का पालन करना आपका कर्तव्य है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यानी कि साधन आपका एथिक होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, परिणाम चाहे आपका कुछ भी रहे हो। तो यहाँ पे बेसिकली साधन की बात कर रहा है, परिणामवाद की बात कर रहा है, तो आपके कार्य का परिणाम क्या होना क्या होगा, यानी कि साध्य के ऊपर आपका फोकस कर रहा है, जैसे वो कार्य सही है जिससे अधिकतम लोगों को अधिकतम कल्याण हो। यानी कि साध्य बेसिकली आपका एथिक्स उसमें भरा हुआ है, चाहे वो तरीका आपका किस तरीके से एथिकल हो या ना हो।
और तीसरा ये बात कर रहे हैं व्यक्ति का चरित्र, कि आपका व्यक्ति क्या है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप कैसे व्यक्ति हैं। जैसे उम्मीद की जाती है कि एक ईमानदार व्यक्ति जो होगा कभी वो रिश्वत नहीं लेगा, क्योंकि ईमानदारी एक सद्गुण माना जाता है। तो इसमें जो व्यक्ति का चरित्र है उसको टॉप में माना गया है, उसको उच्चतम माना गया है। तो कर्तव्य वाले में आप देखोगे तो उसमें साधन को माना जाता है, फिर आपका परिणाम वाले में आपको साध्य को फोकस किया जाता है, और जो आपका सद्गुण हम कह सकते हैं उसमें आपका जो व्यक्ति का चरित्र हम बेसिकली बोल रहे थे उसमें आपका वो देखा जाता है। ठीक है, इसमें आपका नियमवादी, प्रयोजनवादी और सद्गुणवादी, समझ गए। अब तीसरा हम बोल रहे थे आपका जो व्याख्यात्मक नीतिशास्त्र है उसमें क्या आपको देखना है। तो इसमें आपको जो हम देखेंगे तो ये वैज्ञानिक आप ये कह सकते हैं कि वास्तव में हम ये देखते हैं इसमें कि वास्तव में लोग क्या मानते हैं, ठीक है, कि सही और गलत के बीच। इसके साथ जो समाज आपकी हो गई अलग अलग, जो संस्कृति आपकी हो गई, जो अलग समूह आपके हो गए, तो उनकी जो नैतिक मान्यताएं हैं उनका वर्णन भी हम करते हैं। ठीक है, तो इन सब बारों के बारे में जब आपकी डिस्कस वगैरह होता है वो आपको व्याख्यात्मक में हम होता है। ठीक है, व्याख्या करनी पड़ती है, हमें बताना पड़ता है अलग समाज को, संस्कृति और समूह के आपके नैतिक मूल्यों के संदर्भ में। अब ये हम बेसिकली कह सकते हैं एक आप हिसाब से एक नीतिशास्त्र का एक सर्वे टाइप का होता है ये वाक्यात्मक वाला, और केवल ये देखता है कि क्या हो रहा है आपका। ठीक है, ये नहीं बताता कि होना क्या चाहिए, बस आपको बताता है कि किस तरीके से आपको चीज़ें देखने को, नैतिक मूल्य वगैरह एथिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं अलग अलग समाज में, संस्कृति और समूह में। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तो भारत में हम देखते हैं आपका कि जो बड़ों के पैर छूना आपका जो एक सम्मान का प्रतीक माना जाता है, तो एक आपका व्याख्या है। ठीक है, इसी के अगला आप देखोगे तो एक सर्वेक्षण के अनुसार हम देखते हैं कि तो आपके जो कुछ परसेंट लोग, आपके एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो मानते हैं कि आपका कि मृत्युदंड नैतिक रूप से सही है। तो इस तरीके से आपकी जो आपकी व्याख्यात्मक चीज़ें होती है आपका इसके अंदर आती है। इसके अलावा हम देख सकते हैं जो विभिन्न समाज आपके हैं उसमें जो दान के तरीके क्या हैं। तो ये क्या है बेसिकली कि अलग समाज हो गया, संस्कृति हो गया, समूह हो गया, उनकी जो नैतिक मान्यता है ना, तो उनका वर्णन जो हम करते हैं व्याख्यात्मक नीतिशास्त्र में करते हैं, जिसमें आपको इतना ध्यान रखना है। फिर अगला आता है आपका व्यवहारिक, यानी कि व्यवहार में अपनाना अपना निजी व्यवहार में। तो व्यवहारिक शास्त्र में आपका वो है कि मानकीय सिद्धांतों को लेकर आपका जो है जो वास्तविक जीवन है, ठीक है, और जो उसकी विशिष्ट समस्याएं हैं उन पर से लागू करना है, यानी कि बेसिकली इसे अप्लाइड हम कहते हैं, अप्लाइड एथिक्स यानी कि अप्लाई करना है। और ये देखता है कि जो नैतिक नियम आपके होते हैं, जैसे सच बोलना आपका हो गया, ठीक है, तो ये किसी विशेष और जटिल स्थिति में कैसे काम करता है। तो बेसिकली इसे व्यवहार में अपनाना ही आपका क्या है नीति शास्त्र का, ये व्यवहारिक आपका जो जो अप्लाइड एथिक्स है वो आप काम करता है। अब हम ये समझ सकते हैं कि नीति शास्त्र का जो प्रयोग आपका है एप्लीकेशन, ठीक है, तो बेसिकली जो व्यवहारिक नीति शास्त्र है तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो एथिक्स वगैरह है आपका नीति शास्त्र है उसका प्रयोग से संबंधित चीज़ें इसमें हम देखते हैं, यानी कि जो सिद्धांत आपके हम सब अपने ऊपर भी पढ़े वो प्रयोगशाला से निकल कर अब मैदान में उतार देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि पर्यावरणीय नीति शास्त्र पर क्या होगा कि भाई क्या हमें जंगल काटना चाहिए ताकि आर्थिक विकास हो सके, ये एथिक्स का सवाल है आपका, इन्वायरमेंटल आपका एथिक्स है। एक आपका जो जैव या बायो एथिक्स क्या होगा आपका कि क्या आपका इच्छा मृत्यु देना जो होगा वो नैतिक रूप से सही है गलत है। तो ये आपका जो रहेगा जैव चिकित्सा या हम कह सकते हैं बायो एथिक्स के अंदर आता जाएगा। अब ट्रेड एथिक्स के अंदर क्या क्या आएगा आपका कि भाई किसी कंपनी को ग्राहकों से मुनाफा कमाने के लिए विज्ञापन में झूठ वगैरह बोलना चाहिए, तो ये आपका व्यापार नीति शास्त्र में आ गया। तो इसी में आप फिर हमें मानकीय नीति शास्त्र का उपयोग हमें करना पड़ता है जवाब पाने के लिए। फिर मानकीय में हमें क्या उन तीन चीज़ों का इनकी हेल्प लेनी पड़ती है, आपका जो साधन, साध्य और सद्गुण का। ठीक है, तो जब हम बात ये कर रहे हैं कि आपको जो आयाम की हम बात करते हैं तो आयाम में हमें इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा देखते रहो। ठीक है, तो परिभाषा हमने ऊपर देखी कि आपका नीति शास्त्र क्या है, फिर हमने आयाम देखे, आयाम में हमने 4 टाइप देखे कि अधिनीति शास्त्र क्या है, आपका नॉर्मेटिव क्या है, आपका व्याख्यात्मक क्या है, आपका व्यवहारिक क्या है। मेटा में क्या है कि नैतिकता क्यों सही है, क्यों आवश्यक है, इसका विश्लेषण है। मानकीय में हमने कि जो एक्शन है जो नैतिक है या नहीं है वो हम देखते हैं। फिर उसमें नियमवादी हो गया, प्रयोजनवादी हो गया और सद्गुणवादी। नियम में हम देखते हैं इसमें साधन को फोकस बताया गया है, प्रयोजन में आपको साध्य को बताया गया है और सद्गुण में आपका व्यक्ति के चरित्र को बताया गया है। फिर आपका अगला है व्याख्यात्मक नीति शास्त्र में, इसमें अलग आपके सांस्कृतिक क्षेत्र के नैतिक मूल्यों की हमें व्याख्या करनी पड़ती है। ठीक है, और व्यावहारिक में हमें उन्हें अपने निजी जीवन में हमें अपनाना पड़ता है। इसमें फिर आपका पर्यावरणीय एथिक्स आपका हो जाएगा, आपका जो बायो एथिक्स आपका हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें इसमें आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके हो गया इसका आयाम। अब इसका अगला जो पार्ट है इसका वो है आपका परिणाम क्या होता है। नैतिकता के परिणाम क्या है भाई, नैतिकता के परिणाम इन क्षेत्रों में क्या है और अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के संदर्भ में क्या आपके परिणाम निकलते हैं। तो भाई अगर नैतिकता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप अपनाओगे तो उसका आपका झगड़ा वगैरह कम होंगे देशों के बीच, शांति आपकी बनी रहेगी, समन्वय आपका बना रहेगा। तो ये चीज़ें आपके अंतर्राष्ट्रीय इसमें नैतिकता में बनी रहती है। इसे हम आगे अलग चैप्टर के रूप में देखेंगे।
अब बेसिकली हमें यहाँ पे ये देखना है कि नैतिकता के परिणाम क्या निकलते हैं। व्यक्तिगत नैतिकता के क्या परिणाम है भाई, संगठन या व्यावसायिक नैतिकता के क्या परिणाम है, राजनीतिक नैतिकता के क्या परिणाम है, प्रशासनिक नैतिकता के क्या परिणाम है, आपकी पर्यावरणीय नैतिकता के क्या परिणाम है। इसमें हम देखेंगे तो अगर व्यक्तिगत नैतिकता की बात है, व्यक्ति अगर नैतिक होगा, अगर कोई व्यक्ति नैतिक है तो उसमें क्या आपको फायदा मिलेगा, तो उसका आत्मसम्मान, उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर नैतिक रूप से काम करेगा, उसके ऊपर किसी चीज़ का दबाव नहीं रहेगा, ना उसके मन में कोई डाउट रहेगा, ना किसी चिंता का वो खेद रहेगा कि मैं चोरी कर रहा हूँ या कुछ गलत काम कर रहा हूँ, तो उसका आत्मसम्मान हमेशा बना रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होती रहेगी, उसका प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होगी समाज में, उसके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक वगैरह होगा, क्योंकि एकाग्र बना रहेगा अपने लक्ष्यों के प्रति। वो नैतिक निर्णय लेगा तो नैतिक निर्णय से उसके जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी, उसके जीवन को दिशा मिलेगी, एक उद्देश्य मिलेगा, जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व की उसके अंदर भावना बनी रहेगी। तो जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें आपकी होगी वो आपको इसमें व्यक्तिगत नैतिकता के अंतर्गत आपको डाल देनी भाई। सिंपल सी बात ना, अगर आप नैतिक हो, नैतिक रूप से आप अच्छे हो, तो आपका आत्मसम्मान बना रहेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में सम्मान मिलेगा आपको, आप लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो सके। आप नैतिक निर्णय लोगे तो उससे आपके जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी, जीवन की दिशा आपकी बनी रहेगी, एक उद्देश्य आपका बना रहेगा। तो ये सब क्या है, आपका व्यक्तिगत नैतिकता के परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। अगर कोई संगठन या कोई व्यवसाय आपका नैतिक से है, या उसमें अगर आप नैतिकता अपनाते हो, तो वहाँ क्या फ़ायदा मिलेगा, तो वहाँ आपके विश्वास बनेगा जनता के प्रति, वफादारी आपकी भावना आपकी पैदा करेगा। वो संगठन के भीतर जो आपका है सामाजिक उत्तरदायित्व को आपको बढ़ावा मिलेगा, सम्मान और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा मिलेगा, कंपनी की सार्वजनिक छवि को सुधारेगा। ठीक है, तो आपको किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप जनता के बीच आपको ये पता लग गया कि भाई ये एक्स नाम की कंपनी है, अब टाटा कंपनी का एग्जाम्पल ले लो आप, सबके अंदर विश्वास है कि टाटा का जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत मजबूत है, तो उन्हें प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है ना, लोग खुद उनकी ओर आकर्षित होते हैं। यानी कि जो कंपनी की सार्वजनिक जो छवि है उसको सुधार रहा है भाई, क्योंकि वो नैतिक है उस चीज़ के लिए, झूठे वादे नहीं कर रहे हैं, फेक आपका ऐसे डुप्लीकेट माल नहीं बेच रहे हैं, एक मजबूत लोहे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जनता के बीच उनका एक विश्वास बना हुआ है। तो कंपनी की आपकी सार्वजनिक छवि सुधरती है, जो वहाँ काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनका मनोबल बढ़ता है। ठीक है, कंपनी की उत्पादकता में वृद्धि होती है, जनता में विश्वास की वृद्धि होती है, आर्थिक विकास आपको देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है, आपको नैतिकता उसमें आपको जो संगठन व्यावसायिक नैतिकता है उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब अगला राजनीतिक नैतिकता। अगर राजनीतिक रूप से आप नैतिक हो भाई, अगर राजनीतिक पार्टियां नैतिक है, उसका क्या इंपॉर्टेंस रोल आपका निभाएगा, तो लोकतंत्र आपका मजबूत होगा। अगर बीजेपी, कांग्रेस जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं वो नैतिक बनी रहेगी, तो जनरल सी बात है, लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेंगी, न्याय और समानता की स्थापना होगी भाई। ठीक है, राजनीतिक दलों के मध्य आपके सहयोग और समझ की वृद्धि होगी, सिंपल सी बात है। भ्रष्टाचार जो आपका बढ़ रहा है उसमें कमी होगी, अनियमितताओं में कमी होगी, राजनीतिक पारदर्शिता आपकी बढ़ेगी, राष्ट्र हित को आपको प्राथमिकता मिलेगी, प्रभावी नीति निर्माण आपका होगा, जनता की आकांक्षाओं तथा जरूरतों का आपका ध्यान दिया जाएगा, सांप्रदायिकता में कमी आपकी होगी, एक जो आपका द्वेष है वो खत्म होगा, आपकी समानता बढ़ेगी, समता बढ़ेगी। जितनी भी आपके राजनीतिक रूप से आपकी चुनौतियां बनी हुई वर्तमान समय में वो आपकी बढ़ जाएगी, अगर आपका जो राजनीतिक में आपको नैतिकता अपनाते हो। प्रशासनिक नैतिकता भाई, अगर प्रशासन में नैतिकता है तो क्या होगा, तो प्रशासन का भ्रष्टाचार कम होगा, लालफिताशाही कम होगी, भय भतीजावाद कम होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेहिता बढ़ेगी, कर्तव्य निष्ठा बढ़ेगी, सत्यनिष्ठा बढ़ेगी, संवेदनशीलता बढ़ेगी, राष्ट्रीय हित बढ़ेगा, आपका तो रास्ता बढ़ेगी, देश बढ़ेगा, आपका क्षेत्र बढ़ेगा। ये सब क्या है, अगर किसी क्षेत्र का, किसी देश का प्रशासन आपका नैतिक है तो उसके अधिकारी नैतिक होंगे, वो अधिकारी नैतिक होंगे तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, लालफिताशाही नहीं करेंगे, भाई भतीजावाद पे फोकस नहीं करेंगे, पारदर्शी बने रहेंगे, अपने काम के प्रति जवाबदेह बने हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बने हुए हैं, सत्यनिष्ठ बने हुए हैं। ये सब क्या है, आपके प्रशासनिक नैतिकता के परिणाम है भाई। पर्यावरण नैतिकता, अगर आप पर्यावरण में नैतिकता लाते हो तो क्या होगा, आपका प्रदूषण कम होगा, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण आपका ज़्यादा होगा भाई, वनस्पति की रक्षा आपकी होगी, जैव विविधता की रक्षा होगी, जीव जंतु की रक्षा होगी, आपकी प्राकृतिक संसाधनों का आपका उनका संरक्षण होगा, सतत विकास आपको देखने को मिलेगा, स्वस्थ वातावरण आपको देखने को मिलेगा, और इससे आपका जो मानसिक सुधार है उसमें आपको मिलेगा, रोग वगैरह में आपकी कमी देखने को मिलेगी, बीमारी वगैरह में कमी देखने को मिलेगी, जिससे आपका आर्थिक जो खर्चा होगा जनता का वो कम होगा। तो ये क्या चीज़ें आपकी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये बात हम नैतिकता की करते हैं कि नैतिकता के परिणाम क्या निकलते हैं। ठीक है, तो परिणाम में हमें इन सबको देखना है कि व्यक्तिगत परिणाम क्या है भाई नैतिकता के, आपके संगठन नैतिकता के परिणाम क्या है, राजनीतिक नैतिकता के क्या परिणाम है, प्रशासनिक नैतिकता के परिणाम है, पर्यावरणीय नैतिकता के क्या परिणाम है, इन सबको आपको थोड़ा सा देखते रहना है। ठीक है, तो इसमें आपका यही है। अब ये तो हो गया आपका, ये हमने देख लिया, नैतिकता नीति शास्त्र में समझा, सार्थत्व में समझा हमने, परिणाम समझा, आयाम देखा हमने। ठीक है, सार्थत्व भी हम देखेंगे। ठीक है, हमने परिणाम देखा, आयाम देखा,
अब निर्धारक देखेंगे और फिर हम उसका सार तत्व देखेंगे, ठीक है। सार तत्व या विशेषता किसी होगी, ठीक है, कि भाई नैतिकता की विशेषता क्या है, सार क्या है। जब सार और विशेषता की बात है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। पहला, कि नैतिकता कभी अकेले में जन्म नहीं लेती है, यानी नैतिकता अगर आपको लाना है तो उसके लिए आपको एक वातावरण की जरूरत पड़ती है, आपको समाज की जरूरत पड़ती है, आप नैतिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए आपको परिवार की जरूरत पड़ती है, इन सब की आवश्यकता बनती है, तब जाके आपके जो नैतिक मूल्य विकसित होते हैं और आपको जो नैतिकता समाज में बनती है। यानी कि जो नैतिकता है वो अकेले जन्म नहीं लेती है, मनुष्य नैतिकता का उत्पादक भी होता है। यानी अब जरूरी नहीं कि हम नैतिक मूल्यों का सिर्फ हम फॉलो ही कर रहे हैं, हम सिर्फ सत्यवादी ही रहे, हम कभी बेसिकली हम फॉलोवर ही नहीं, हम प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, प्रोड्यूसर भी हम हो सकते हैं, उत्पादक भी हम हो सकते हैं। कैसे? अब गांधी जी की बात की जाए तो गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह की शुरुआत की, एक सत्याग्रह आपका एक नैतिकता की शुरुआत की, अब लोगों ने फिर इसे फॉलो किया, इसका उत्पादक कौन है? गांधी जी है। यानी मनुष्य क्या है, बेसिकली वो नैतिकता का उत्पादक भी होता है, वो नैतिक चीज़ें आपकी, नैतिक मूल्यों का आपका उत्पादन भी कर सकता है। नैतिकता में जो आपका है देश काल परिस्थिति के अनुसार आपका परिवर्तन होता रहता है, तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये किस तरीके से, अब भाई अगर मध्यकाल भारत में आप चल जाओ, प्राचीन काल मध्यकाल में चल जाओ, तो मध्यकाल में जो सती प्रथा आपकी होती थी, आपकी जो दास प्रथा थी, वो नैतिक आपकी मानी जाती थी। आप उस टाइम के समाज में वो नैतिक जो आपकी सती प्रथा थी, आपको स्त्रियों को विधवा होने पे आपका जलाना या विधवा पुनर्विवाह आपका हो गया, वो नैतिक नहीं था उस टाइम पे, आपका सती प्रथा नैतिक माना जाता था। अब लेकिन वही सत्य प्रथा अगर आज के टाइम पे आप देखोगे तो आज के काल में आपका उसमें परिवर्तन आपका आ गया भाई, समझ रहे हो ना। तो अब उस टाइम पे भले ही नैतिक था लेकिन आज के समय में नैतिक नहीं है। उस टाइम पे नैतिक था विधवा, बिल्कुल ऐसा रहना, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अगर विधवा अगर आप पुनः शादी करती है तो नैतिक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो देश हो गया, आपकी परिस्थिति हो गया, उसके अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो जो नैतिकता है वो स्थिर नहीं है आपकी। कुछ ऐसे नैतिक मूल्य आपके होंगे जो भारत में आपके अनैतिक हैं, लेकिन आपके अन्य देशों में आपको नैतिक देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मुस्लिम देशों में आपको नैतिक मिल जाएंगे, क्रिश्चियन देशों में आपको नैतिक देखने को मिल जाएंगे। तो अलग देश हो गया, स्थिति हो गई, काल हो गया, उसके अनुसार आपकी नैतिकता होती है, मूल्य में आपके परिवर्तन आपका होता रहता है। इसको आपको थोड़ा सा जानते रहना है। अब नैतिकता आपके अलग अलग स्तरों में आपको देखने को मिलती है। कुछ आपके क्षेत्रीय आपकी नैतिकता होती है, फिर आप राष्ट्रीय स्तर पर नैतिक होते हो, और कुछ आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिक वगैरह होते रहते हो, ठीक है। उसको भी देखते हैं हम, ठीक है। ठीक है, तो जब बात हम कर रहे हैं कि अलग अलग स्तरों में भाई आपकी नैतिकता होती है, अब क्षेत्र में कैसे, तो अब क्षेत्र हम देखो तो किसी विशेष आपका समुदाय वगैरह हो गया, कोई क्षेत्र कोई संस्कृति वगैरह होगी, तो वहाँ के लोगों के द्वारा जो आपके नैतिक आपके कोई नियम वगैरह हैं, कोई रीति रिवाज हैं, उन पर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो उनके जो पारंपरिक मूल्य आपके हो गए, उनके जीवन शैली आपकी हो गई, उनसे जुड़े जो आपके नैतिक मूल्य होंगे वो क्षेत्र स्तर पर आप देखते हो। जैसे आप कह सकते हो भाई स्थानीय आपके रीति रिवाज का पालन आपका हो गया, आपसे आपका सहयोग वगैरह हो गया, तो ये आपके क्षेत्र स्तर आपको देखने को मिलते हैं। बात जब हम राष्ट्रीय नैतिकता की बात करते हैं तो इसमें क्या देखते हो आप, कि भाई इसमें आपके वो नैतिक सिद्धांत वगैरह आपके शामिल हो जाएंगे जो आपके पूरे देश में आपके लागू होंगे, चाहे वो पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो। आप जैसे हम संवैधानिक एथिक्स की बात करेंगे, संविधान की बात होगी, कानून की बात होगी, राष्ट्रीय मूल्यों से संबंधित चीज़ें होंगी, ये आपके क्या है राष्ट्रीय एथिक्स के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ये नागरिकों के है कि आपके कर्तव्य और शासन के जो आपके नैतिक मानक होंगे उनको बेसिकली परिभाषित करते हैं, ठीक है। अब इनका फोकस किन पे होगा, तो आपकी देशभक्ति आपकी हो गई, राष्ट्रीय एकता आपकी हो गई, सामाजिक न्याय आपका हो गया, उन पे आपका फोकस होगा। और अंतर्राष्ट्रीय की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय में ये क्या है कि ये क्या उन नैतिक आपके जो नियम और सिद्धांत वगैरह होते हैं उनका समूह बेसिकली होता है, जो राष्ट्रों के बीच के जो संबंध वगैरह है ना, राष्ट्रों के बीच में जो संबंध वगैरह हैं आपके, उनको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। और साथ ही आपके जो वैश्विक आपके मुद्दे बने हुए हैं, आपका मानवाधिकार हो गया, आपके युद्ध हो गया, आपके पर्यावरण आपका हो गया, व्यापार आपका हो गया, इन पर आपको लागू होते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे यूएन का जो चार्टर आपका पालन जो करना है वो दूसरे देशों के मानवाधिकारों का सम्मान करना है भाई। अब किसी भी देश के द्वारा अगर आतंकवाद को प्रायोजित किया जा रहा है तो उससे आप अनैतिक और अवैध मानना हो गया, आपका जलवायु परिवर्तन आपका हो गया। तो इससे आपके जो वैश्विक खतरे वगैरह हैं वो निपटने के लिए क्या है, अमीर और गरीब देशों के बीच समान रूप से आप क्या करते हो, जिम्मेदारी आप साझा करने के तरीके से आप देख सकते हो। तो आप कहने का मतलब है जो आपकी नैतिकता है वो अलग अलग स्तरों में आपके देखने को मिलती है, क्षेत्रीय होगी, राष्ट्रीय होगी, या चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको हो गई। अगला ये बोल रहा है कि नैतिकता आपकी मशीनों यानी कि निर्जीवों के लिए भी है। अब मशीनों की नैतिकता की बात क्यों कर रहा है, अब इसे हम इस तरीके से आप समझो कि यानी कि मतलब
जो हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो नैतिकता आपकी, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि जो मशीनें हैं वो खुद इस इंसानों की तरह आपका क्या है महसूस करेंगी या नैतिक निर्णय लेगी, बल्कि इसका हम ये समझते हैं कि जो मशीनें वगैरह आपकी होती है, ठीक है, तो मशीनों का प्रयोग इस तरीके से करना है या मनुष्य के प्रयोग या प्रोग्राम जो होते हैं वो नियम इस तरीके से बनाने हैं कि उनके जो कार्य वगैरह हैं वो नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप हों। यानी कि उसके प्रोग्राम आपके हो गए, उसके नियम में इस तरीके से प्रोग्राम करने हैं ताकि जो कार्य वगैरह करे वो नियम बने रहे, नैतिक बने रहे, नैतिक सिद्धांतों का आपका प्रयोग करें, अनुरूप उनके अनुरूप हों। इसे ही आप कहें कि मशीनी नैतिकता या हम मशीन एथिक्स या एआई एथिक्स भी कहते हैं। और आज के टाइम पे एआई का इतना प्रचलन बढ़ गया है तो उस टाइम पे तो ये बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका हो गया, ऐसे काम करिए जहाँ पे उनका विकल्प चुनने का आपका काम मिल रही है, ठीक है, तो उनका इंसानों पर जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें जो प्रोग्रामिंग द्वारा जो आपके नैतिक निर्णय उनमें फिट करने लेने चाहिए, यानी कि ऐसे कोड वगैरह वहाँ दिए जाने चाहिए जो नैतिक दुविधाएं उन पर अगर पड़ती हैं, अगर वो एथिकल डायलेमा उनके सामना करना पड़े तो वहाँ वो सही आपको जो क्या है एक सही रास्ता चुन सकें, सही डिसीजन ले सकें, ठीक है। अब जैसे हम एग्जांपल आप यहाँ पे क्या समझोगे, जैसे कि टेस्ला की कार है आपकी, सेल्फ ड्राइविंग जो कार है आपकी टेस्ला की, ठीक है, उस पर समझो आप। अब जो आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार है उसको तुरंत निर्णय आपका लेना होता है, सामने अचानक बच्चा आ जाता है, यदि कार ब्रेक लगाती है तो पीछे से आपका जो आ रहा कोई ट्रक वगैरह हो गया या कुछ और गाड़ी हो गई वो ट्रक मार लेगा कार को। अब जिससे कार के अंदर व्यक्ति आपकी उसके बैठ के उसकी जान भी जा सकती है। तो यहाँ पे उसकी डिलेमा बन जाता है भाई कि ब्रेक मारे या ना मारे, मशीनी नैतिकता का सवाल की बात। तो कार को कैसे प्रोग्राम किया जाए, क्या उसे हमेशा कम नुकसान वाला बनाया जाए, या मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको देखनी पड़ती है। यात्रा की आपकी जो यात्री है उसकी जान बचाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो ये सब ए एथिक्स के अंतर्गत आपको देखना पड़ता है, ठीक है। तो सार की बात जब करते हैं तो उसमें हम नैतिकता की विशेषताओं की बात आई तो आपको इन 4-5 बातों का उसमें यहाँ पे उल्लेख करना होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या बचा है इसमें, ठीक है। तो आगे क्या बचा है इसका, परिभाषा हो गया आपका, ठीक है, सार भी हो गया, आयाम भी हो गया, और परिणाम हमने देख लिया ना, परिणाम परिणाम हमने देख लिया, सार भी देख लिया है। अब इसका बचा है निर्धारक, बचा है कि आपकी जो नैतिकता है उसके निर्धारक क्या है, नीति शास्त्र के आपके निर्धारक हैं क्या, बेसिकली हम वो देखते हैं आपका, ठीक है। ठीक है, अभी वो देखते हैं कहाँ पे, तो सब ढूंढ कर एक मिनट, ठीक है। अगला इसका निर्धारक है, अभी यहाँ पे शायद वो मिस हो रखा है तो आप उसे मैं ऐसे ही समझाता हूँ, ठीक है। उसको आप सीधा यहाँ पे समझो, यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है। ठीक है, हो गया। तो ये अभी हम क्या बोल रहे हैं आपका कि जो नीति शास्त्र के निर्धारक की बात हम करें, ठीक है। निर्धारक, तो एक काम करता हूँ, पहले मैं इसे नोट डाउन कर लेता हूँ, इसमें आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो हम जब ये बोल रहे हैं कि नीति शास्त्र के निर्धारक की बात करें, ठीक है, निर्धारक क्या है बेसिकली, तो नीति शास्त्र के निर्धारक की हम बात करते हैं, जो आपके जो निर्धारक होते हैं तो ये आपके वो कारक होते हैं नीति शास्त्र के, जो यह तय करते हैं कि जो मानवीय क्रियाकलाप आपका हुआ है, जो मानवीय क्रियाकलाप आपका है, जो ह्यूमन एक्शन है आपका, वो नैतिक रूप से आपका सही है या आपका गलत है या उचित है या अनुचित है, ठीक है। तो अगर परिभाषा आपको लिखनी हो तो परिभाषा आपको इस तरह से लिखेंगे, नीति शास्त्र के निर्धारक बेसिकली वह कारक होते हैं जो ये तय करते हैं कि मानवीय क्रियाकलाप जो है वो नैतिक रूप से आपका सही है, गलत है, उचित है या अनुचित है, ठीक है। और मोटे तौर पे हम जब देखेंगे इसे तो मोटे तौर पर आपका जो किसी भी कार्य की अगर हम नैतिकता की बात करते हैं तो उस नैतिकता को जो किसी कार्य की 3 मुख्य उसमें निर्धारक जो होते हैं उनके द्वारा वो आंके जाता है कि कार्य आपका नैतिक हुआ या नैतिक था या नहीं था। अगर पहला हम देखते हैं उसमें आपका होता है कार्य का इरादा या आशय की बात कर रहा है कि कार्य का इरादा या आशय क्या है, इंटेंशन ऑफ और मोटिव क्या है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण आपका निर्धारक है भाई। अब ये इरादा आपको बताता है कि कार्य करने वाला जो व्यक्ति है उसका मोटिव क्या था, उसकी नीयत क्या थी बेसिकली, ठीक है। अब नीयत मतलब क्या कि क्या है, मतलब
क्या किस तरीके से वो किसी कार्य को करने के पीछे उसकी सोच वगैरह क्या थी, उसकी लक्ष्य क्या था, उसका भावना क्या थी इस चीज़ को करने के लिए। एग्जाम्पल कैसे समझोगे आप? एग्जाम्पल ऐसा समझो कि एक नैतिक हो आप, ठीक है, नैतिक मानो, एक अनैतिक मानो। नैतिक में क्या कि एक अधिकारी क्या करेगा, एक अधिकारी अगर किसी गरीब की मदद कर रहा है मानो, तो क्योंकि वो वास्तव में उसकी स्थिति सुधारना चाहता है, तो ये नैतिक है, इरादा उसका नेक है, ठीक है, कि एक अधिकारी ने क्या किया, किसी गरीब की मदद करता है क्योंकि उसकी वास्तव में उसकी नीति जो स्थिति है वो सुधारना चाहता है भाई, ये आपका नेक इरादा है। और अनैतिक क्या है भाई इसमें? अनैतिक ये समझो कि एक अधिकारी किसी गरीब की मदद करता है केवल इसलिए ताकि उसे मीडिया में प्रसिद्धि मिले, वो चर्चा में आ जाए, उसका नाम हो, वो वोट हासिल करना चाह रहा है, यानी उसका जो इरादा है ना वो स्वार्थपूर्ण भरा हुआ है। तो ये अनैतिक अनैतिक बात है ना। नैतिक आपका ये है। अब निष्कर्ष क्या निकलेगा? निष्कर्ष ये निकलेगा यदि आपका इरादा गलत है, ठीक है, अगर इरादा गलत है भाई, आपका मोटिव गलत है आपका ये, ठीक है, तो कार्य भले आपने अच्छा किया हो गरीब की मदद करके, उसका परिणाम भी अच्छा निकला हो, लेकिन नैतिक रूप से आपके संदिग्ध और ये आपका कम नैतिक आपका माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला हो जाता है इरादा या आशय। अब सेकंड आपका है कार्य का साधन या तरीका की बात करता है भाई ये, कि अगर आपका साधन तरीका किस तरीके से है। अब ये क्या बताएगा कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने किस तरीके का आपने उपयोग किया है, ठीक है, किस तरीका के आपने उपयोग किया अपने लक्ष्य को पाने के लिए। अब कैसे समझोगे आप? यानी कि वो प्रक्रिया आप समझोगे, उस साधन को आप समझोगे, उस तरीके को समझोगे जिससे के द्वारा आपका जो कार्य है वो किया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल नैतिक समझो और अनैतिक समझो। नैतिक में क्या है? तो नैतिक में ये समझो कि एक छात्र परीक्षा में सफल हो जाता है, होता है ना, परीक्षा में सफल होने के लिए क्या है, वो ईमानदारी से कड़ी आपकी मेहनत कर रहा है, तो ये नैतिक बात है भाई। अब अनैतिक क्या है? अब एक छात्र आपका क्या कर रहा है, परीक्षा में सफल होने के लिए आपकी नकल कर रहा है, ये अनैतिक है, ठीक है। अब दोनों चाह क्या रहे हैं, उनका लक्ष्य है सफल होना, एक का लक्ष्य जो तरीका है वो नकल करना है, ईमानदारी से मेहनत करना है, और दूसरे का आपका दूसरे का तरीका जो आपका है वो है नकल करना है, ठीक है। और फिर गांधी जी की हम अगर बात यहाँ पे करें निष्कर्ष के रूप में, तो गांधी जी ने कहा भी था कि जो साध्य आपके हैं ना, साध्य को उचित नहीं ठहराना चाहिए, या ठहराया नहीं जा सकता जब तक कि उसका साधन की बात आ जाए। जब उसका जो साधन आपका जो होगा, वो आपका तरीका जो आपका होगा वो नैतिक ना हो, यानी कि आपका लक्ष्य चाहे कितना भी नैतिक भरा क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका साधन नैतिक नहीं है तो आपका जो लक्ष्य है वो भी नैतिक नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका साधन जो है वो भी आपका नैतिक होना चाहिए। तो साधन तरीका इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और तीसरा आपका आता है परिणाम या प्रभाव, ठीक है। अब ये अंतिम रूप से बताता है कि कार्य का परिणाम क्या निकला भाई, कार्य का प्रभाव क्या निकला। अब ये बताएगा कि अंतिम रूप से आपका नतीजा क्या रहा, इसने दूसरों को कैसे प्रभावित किया। इन बातों को ध्यान आपका परिणाम और प्रभाव में देखने को मिलता है, ठीक है। यानी क्या है भाई, तो कार्य के जब पूरे आपका हुआ तो कार्य के पूरे होने के बाद जो है उसके होने वाला प्रभाव आपका, चाहे वो सकारात्मक रहा हो चाहे वो नकारात्मक रहा हो, किस तरीके से रहा हो, ठीक है। एग्जाम्पल सकारात्मक की बात करो, सकारात्मक परिणाम की बात करो आप, ठीक है। अब एक परियोजना आपकी शुरू हुई कहीं, ठीक है, एक परियोजना आपकी शुरू की गई, उस परियोजना से क्या हुआ आपके कि हजारों आपके जो लोग थे उनको जो है रोजगार मिला, और उनका जीवन स्तर था वो थोड़ा बेहतर हो गया भाई। अब नकारात्मक क्या है इसमें, कि एक परियोजना आपकी शुरू हुई, नकारात्मक, ठीक है, एक परियोजना आपकी शुरू हुई भाई, ठीक है, अब उससे लाभ तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है ठीक है, लाभ तो हुआ, लेकिन लाभ क्या हुआ, कुछ लोगों को हुआ, कुछ नहीं कुछ लोगों को हुआ, कम लोगों को हुआ, ठीक है। लेकिन पर्यावरण का जो क्या हुआ है यहाँ पे भारी नुकसान आपको देखने को मिला, यानी कि जो लाभ आपका कम हुआ है कुछ लोगों को, और जो नुकसान आपका हुआ है वो आपका भारी मात्रा में पर्यावरण को देखने को मिला है। अब निष्कर्ष क्या देखोगे आप, कि भाई कई बार क्या होगा, एक कार्य का निर्णय क्या होगा, उसके परिणाम जो होगा उसके परिणाम के आधार पर किया जाता है। जिस कार्य से आपके अधिकतम लोगों को अधिकतम कल्याण आपकी हो जाएगा, यानी कि उपयोगितावाद का सिद्धांत की बात कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि जिस कार्य से आपका क्या हो रहा है, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण होगा, उसे ही आपका नैतिक माना जाएगा। तो परिणाम में आपको देखना है अधिकतम लोगों का अधिकतम
कल्याण उपयुक्तावाद का सिद्धांत। तो आपका जो हम निर्धारक बात कर रहे थे कि नीति शास्त्र में हम जो आपका देख रहे थे किसी कार्य के उससे मूल आपके मुख्य निर्धारक इरादा आशय को रखना है, आपको साधन तरीका को रखना है, और आपका परिणाम और प्रभाव को रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास हम इतना रखते हैं। क्लास आपकी ज़्यादा लंबी हो गई, फर्स्ट क्लास है आपकी, ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन हम डालना चाहेंगे नहीं। ठीक है, बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट आपका सिलेबस में जी वाला हम देखते हैं अभी। ठीक है जी, तो अभी आपने क्या समझा, नीति शास्त्र को समझा भाई, आपका नीति शास्त्र क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने उसके सार तत्वों को समझा। ठीक है, इसके निर्धारक हमने देखा, परिणाम हमने देख लिया था, इसके आयाम हमने देख लिए थे। ठीक है, अब जो अगला जो बच रहा है आपका वो है मानवीय मूल्य, उसे हम कल देखेंगे। इसमें मानवीय मूल्य देखेंगे कि किस तरीके से मानवीय मूल्य आपके होते क्या हैं, उनके इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, किस तरीके से उनके विकसित करने में शिक्षा का क्या भूमिका है, आपका परिवार की क्या भूमिका है, समाज की क्या भूमिका है, शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका है। और उसके बाद आपका जो महान नेता सुधारक आपके हो गए, प्रशासक आपके हो गए, तो उनके उपदेशों से क्या शिक्षा वगैरह मिलती है, इनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एथिक्स में हम इस तरीके से आपका आगे बढ़ेंगे। ये फर्स्ट क्लास थी, आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी इसमें समझने में, क्योंकि आपके लिए फ्रेश सब्जेक्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ट्रस्ट बनाए रखें। 2-3 क्लास आप जब कर लोगे तो आराम से आपकी चीज़ें दिमाग में घुसनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा चीज़ों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए फ्रेश सब्जेक्ट होगा जिसने ये पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, वैसे है बड़ा अच्छा सब्जेक्ट। तो कल आपको मिलते हैं दोबारा हम नेक्स्ट वीडियो में आपके अगले टॉपिक में। तब तक के लिए बने रहिए, अपनी तैयारी अच्छे से करिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर करना है, कोई डाउट वगैरह होता है कमेंट आप जरूर बोल सकते हो। ठीक है, तो तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आपको शाम के उत्तराखंड की वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।